मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। मोहल्ला पंचमुखी में चल रहे इस अवैध धंधे का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसे एक पिता और पुत्र की जोड़ी मिलकर संचालित कर रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब घर में छापेमारी की तो मौके से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवतियों को बरामद किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह अय्याशी का अड्डा पिछले कई दिनों से बेखौफ होकर चलाया जा रहा था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए बाप बेटे पहले भी आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर हवालात भेज दिया है और संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम सुभाष है जी। ये काफी समय से चल रहा है। ये इनकी पत्नी और लड़की को तो भगा दी मार पीट के। लड़की से भी गलत काम कराना सोचता था ये। और आज सुबह ये देह व्यापारी का काम करता था जी। लड़कियों को बुलाता था, गलत काम करवाता था घर में। आज सुबह ही पकड़ा गया है। मोहल्ले वालों ने पकड़वाया जी और पुलिस वाली। विजेंद्र मुकिल बाप बेटे है बाप बेटे हैं। ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं। पहले भी पकड़े गए। इसका मर्डर केस का अपने लड़के को मार दिया इसने। अपने लड़के को मार दिया और ये अपनी घरवाली को दिक्कत परेशानी रखता है, लड़की को परेशानी में रखता है। और आज ये मौके मारते से पकड़ा गया जी। और जी घर में ही करा रहा है देह व्यापार का काम। होटल ही बना रखा सर। ये होटल ही समझ लो। जब घर में कैसे काम करवा रहा है वो होटल ही है। घर कहाँ रह गया वो? घर तो घर ही होता है। आप बता रहे थे कि ये काफी समय से चल रहा है जी। ये जब से इनकी घरवाली कहीं और रहती है, इनके डर की वजह से 5 साल से। और ये काम जब से कर रहा है काफी साल से। घरवाली और जी घर में डर की वजह से जाती नहीं है। और आज चाबी भी नहीं मिली। वो चाबी भी वो कोतवाल साहब के पास ही। कोतवाली 2 लड़कियां जी और ये बाप बेटे। और लड़के तो सुबह निकल गए होंगे। वो तो मौका मारता तो भाग गए वो तो पहले कुछ खबर मिल गई। ये बाप बेटे दोनों पकड़े गए। और तो जी बस इनकी मदद होनी चाहिए। माँ बेटी की कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए। तो उस वक्त के लिए मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव न कराए जाने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। आज सफाई कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि संघ का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन पालिका प्रशासन बार बार मांग के बावजूद चुनाव की घोषणा नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी संघ ही उनके वेतन और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए लड़ता है। ऐसे में चुनाव न कराना दलित और वाल्मीकि समाज की आवाज दबाने जैसा है। इसे अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें उनका लोकतांत्रिक हक मिल सके और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। मेरा नाम राजकुमार बेनीवाल। हम सफाई कर्मचारियों के मुद्दे को उठाते रहते हैं और उनके वेतन या जो ठेका कर्मचारी है उनको समय पे वेतन नहीं मिलता है। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की लगातार मांग उठाते रहते हैं। और अभी एक ठेका कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, तो हमने प्रशासन से मांग की थी कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए। तो हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए लगे रहते हैं। और अभी जैसे कि सफाई कर्मचारी यूनियन का चुनाव हर 2 साल में होता आ रहा है। अब ये 3रा साल चल गया है। नगर पालिका प्रशासन यूनियन का चुनाव नहीं करा रहा है। तो इस संबंध में हम डीएम साहब से मिलने आए हैं कि यूनियन का चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जा सके, जिससे कि सफाई कर्मचारियों को उनके संवैधानिक हक मिल सकें और वो अपनी जो उनकी भी बातें होती हैं, मांगे होती हैं, वो सफाई कर्मचारी यूनियन उनकी बातों को प्रशासन से पूरा करा सके। तो ये एक माध्यम होता है सफाई कर्मचारी संघ, वो होना जरूरी है, जबकि उसका कार्यकाल पिछले वर्ष पूरा हो चुका है। तो हम यही मांग करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव कराए जाए। मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर क्षेत्र के ग्राम मुझेड़ा के ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही रिजवान और उसके साथियों ने सरकारी कब्रिस्तान, कल्लर बंजर और रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने फर्जी तरीके से बैनामा कराकर बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इस अवैध कार्य को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि ये लोग मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ अपनी फोटो दिखाकर प्रशासन को गुमराह करते हैं और सचिवालय तक अपनी पहुंच का दावा कर दहशत फैलाते हैं। पीड़ितों ने अब एसएसपी से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने और जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तरन्नुम झा, हम एसएसपी साहब से मिलने इसलिए आए हैं कि हमारी जो मुझेड़ा सादात में एक कॉलोनी है 31-32 खसरा नंबर 931 और 32-33 में, और उसमें एक हमारा रास्ता बना हुआ है शाहिद के मकान तक। और पिछले जो एक कॉलोनी काट रहे हैं रिजवान, इसरार, नौशाद और भी है, काफी लोग हैं, तो वे अपनी उस कॉलोनी का रास्ता हमारे इधर हमारी कॉलोनी में बना रहे हैं।
जबरदस्ती कर रहे हैं। और उन्होंने है ना 31 और 32 और 33 का एक फर्जी मुकदमा बैनामा करवा के और उन्होंने है ना सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है और उसी के आड़ में ये है ना सारी जमीन इन्होंने खरीदी है और इसमें ही ये हमारी तरफ से इधर से रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में उनका कोई भी रास्ता इधर ना बनवाया जाए। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। सोशल मीडिया के माध्यम से और भी बहुत सारे मीडिया के प्लेटफॉर्म से जिसके माध्यम से मुझे समाचार का पता लगा है और मुझे अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत से उस आतंकवादी जो वहां आतंकी हमला हुआ है उसके कनेक्शन भारत से जोड़े जा रहे हैं। मैं उनसे कह देना चाहता हूं सर्वप्रथम मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं एक सनातनी हूं, वो कोई सनातनी तो हो नहीं सकता। और हमारे सनातन के ये संस्कार होते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। पूरे विश्व में शांति की कामना करने वाले जो लोग हैं वो कभी आतंकी हमला नहीं कर सकते। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है, मुझे लगता है वो जो भी लोग होंगे वो हमारे सनातनी तो नहीं होंगे, ये बात मैं अपने दावे से कह सकता हूं। अगर वो जो कुछ भी होंगे, वो मुझे सुनने में आया कि वो बहुत सारे बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है वो वहीं का नागरिक है और उसका भारत से ऐसे कनेक्शन जोड़ना गलत है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं भारत को ऐसे बदनाम ना किया जाए। वो भारत का और सनातनी तो नहीं होगा और भारत का पहले कभी हिस्सा रहा होगा, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और मैं पूर्णतः खंडित करता हूं किसी सनातनी पर और भारत पर ऐसे आरोप ना लगाए जाए। जय सिया राम, जय मां गंगे। इस पर चर्चा हो रही है, उस बात का मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता की मांग है और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरी देश भर में। कल भी आपने देखा होगा लखनऊ का एक टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया इसी पोल्यूशन के चलते। तो उस पर गंभीर चर्चा, ये जो हेल्थ क्राइसिस है, इमरजेंसी क्राइसिस है एयर पोल्यूशन को लेकर, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं तो मानती हूँ कि सबसे पहले दिन होनी चाहिए थी। सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर जनता की जो दिक्कतें हैं उस पर जो जहरीली हम सांस ले रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पर मैं फिर भी कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, एक व्यापक चर्चा हो जहाँ पे सही सल्यूशन ढूंढा जा सके। कैसे केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता बने, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से को इंश्योर करे कि वो प्रायोरिटी दे, तवज्जो दे इस बात को, और बाकी सारे राज्यों में एक ऐसी कमेटी गठित हो जो मैंने बार मेरा खुद का एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जहाँ मैं मानती हूँ कि अगर हमने एक क्लाइमेट काउंसिल बनाया जो प्रधानमंत्री हेड करते हैं और देश भर के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो साथ में हों, क्लाइमेट साइंटिस्ट हों, एक्सपर्ट्स हों, वो सब मिलकर इसका एक सल्यूशन, एक व्यापक सल्यूशन ढूंढें जिससे आने वाले समय में हम इस परिस्थिति को अच्छे से काबू में ला पाएँ। उस जल्दबाजी में कि इसको पास कर दिया जाए बगैर सोचे समझे कि क्या उसमें सही है, क्या गलत पॉइंट्स हैं, क्या कमियां हैं, और ख़ास करके जो राज्य सरकारों पे ये जिम्मेदारी डाल दी जा रही है कि 40% का भार जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो राज्य सरकारों पे आएगा, वो कहाँ तक सही है। तो लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी हर पहलू पढ़ने की ज़रूरत होती है, हर स्टेक होल्डर को इसमें चर्चा में भागीदारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। या आनन फानन में कोई बिल पास करना, मैं मानती हूँ गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जो मनरेगा को रोज़गार के माध्यम से रोज़गार का माध्यम देखते हैं उनके साथ ही नाइंसाफ़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सिद्धारमैया सरकार के दिन पूरे होने जा रहे हैं। एक तरफ आंतरिक कलह, सरकार के अस्थायित्व को लगातार खतरे हैं, दूसरी तरफ मूडा जैसा विवाद भी उभर करके आया और ये ताजा योजना में लापरवाही का मसला सामने आया है। और ऐसी गलतियां लगातार सिद्धारमैया सरकार में दोहराई जा रही हैं और कर्नाटक की जनता को अब ये लगने लगा है कि इस सरकार से मुक्ति में ही कर्नाटक की भलाई है और ऐसे में इस सरकार का पतन अवश्यंभावी है। देखिए, निसंदेह ये एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर आज पूरी दुनिया में चिंतन हो रहा है। लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ हवाओं का सेवन करने का मौलिक अधिकार है और ऐसे में जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो सियासत की दृष्टि से मुझे लगता है ऐसे फैसले नहीं होते हैं। ये पक्ष हो या प्रतिपक्ष, मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली या देश के जो भी शहरों में
AQI को लेकर के जो चुनौतियां हैं उनको कैसे हम सुधार सकें और बेहतर जीवन जीने का अवसर हम नागरिकों को प्रदान कर सकें। देखिए, ऐसे मसलों का निष्पक्ष जांच कराया जाना बेहद आवश्यक है और पश्चिम बंगाल की सरकार के दिन पूरे होने जा रहे हैं, उनकी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ममता जी का लगातार जनाधार कमजोर हो रहा है। SIR के बाद लोग लगातार पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं उनको समग्रता में देखे जाने की जरूरत है। हम हर संभावना पर काम करेंगे और इसीलिए हमने रोजगार मिशन का गठन किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रोजगार मिशन का हमने गठन किया और देश में उत्तर प्रदेश तीसरा स्टेट है जिसको भारत सरकार ने आरए का लाइसेंस दिया है। मतलब देश के बाहर हम हर संभावना पर काम कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए अवसर बना सकते हैं, अपने लोगों को वहाँ के रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। भारत सरकार ने इस बात की स्वतंत्रता हमको दी और हमें लाइसेंस दिया। कांग्रेस के लोगों से क्या बात करें, कांग्रेस के लोग तो भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार चुके हैं, उनके नेता। तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। तो जहां राम की बात आती है तहां वो चिढ़ जाते हैं, विरोध पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरकार जनभावना के साथ है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। सरकार जाने का खतरा उनको दिखाई दे रहा है। वोटर लिस्ट की शुद्धता का काम जो चुनाव आयोग वहां कर रहा है, उससे वहां की सरकार घबराकर कोई भी काम कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आगे आने वाले समय में उस घटना के संबंध में तमाम बातें निकल कर आएंगी, फिर आप लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। इनकी बौखलाहट देश की पार्लियामेंट से और स्टेट की विधानसभाओं तक साफ झलक रही है। बौखलाए हुए लोग कभी ठीक बात नहीं कर पाते। उनकी समझ एक स्क्रिप्ट पर आधारित है। उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है वो उसी पर बोलते हैं, उसी पे काम करते हैं। उससे बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके बड़े आका जो उलझनों से भरे हुए हैं, उनके नेतृत्व में ये सारे उलझनों से भर के उलट पुलट बोल रहे हैं, उलट पुलट कह रहे हैं, उलट पुलट कर रहे हैं। ना तो ये खुद समझ पा रहे हैं, ना जनता को समझा पा रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है ये कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते हैं। इनकी सब बातों का जवाब हमारे पास आएंगे।